नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ अब थोड़ी देर में जयपुर राजस्थान से जुड़ेंगे सुपरिचित साहित्यकार श्री अरविंद कुमार संभव। आइए सबसे पहले हम आज के अतिथि को इस मंच पर जोड़ते हैं, उसके बाद फिर उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार अरविंद जी, नमस्कार। नमस्कार 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 जी, कैसे हैं आप? मैं बस आपकी दुआएं। अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि आज हमारा कार्यक्रम लगभग 11-12 मिनट के बाद आरंभ हुआ। थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई थी शुरू में, लेकिन अब उसको हल कर दिया गया है। और आज जैसा कि हमारे मित्र जानते हैं कि आज जयपुर राजस्थान से श्री अरविंद कुमार संभव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो सुपरिचित साहित्यकार हैं। मैं अरविंद जी, आपका एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूंगा अपने मित्रों को। जी सर। आपका काव्य संग्रह अंतर्ध्वनि प्रकाशित हुआ है, इसके बारे में बातचीत करेंगे और आपकी बहुत सारी कविताएं भी सुनेंगे। और विशेष रूप से आपके जो प्रकाशित संग्रह हैं उसमें आपका नाटक है तिशरक्षता का प्रतिशोध, ये नाटक आपका है, और दास्ताने निखा तो ये दूसरा है। और साथ में आपकी और कई पुस्तकें हैं, लेकिन आपकी विशेषता यह है कि कई पत्र पत्रिकाओं में आपके बहुत सारे लेख प्रकाशित हुए हैं। तो ये तो एक साहित्यकार के रूप में आपका योगदान है, आपकी भूमिका है, और साथ में आप आध्यात्म में भी आपकी विशेष रुचि है। तो किस प्रकार की है और क्या आप इस क्षेत्र में क्या कार्य आपका रहा है, उस पर हम अरविंद जी बातचीत करेंगे। और साथ में आपकी एक और ये विशेषता है कि आप कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं और आपका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, एक साहित्यकार और एक संस्कृति कर्मी होने के अतिरिक्त। उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपके जीवन के बारे में थोड़ा बहुत अपने मित्रों को के लिए जानना चाहेंगे कि आप का मूल जन्म स्थान कहाँ पर है और आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कस्बाई संस्कृति से हैं। तो जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो एक मिडवे आता है, बहरोड गांव आता है, बहरोड। तो मेरा जन्म बहरोड में हुआ था। मेरे फादर वहीं पर अध्यापक रहे हैं वहां के स्कूल में, और वहां हमारी थोड़ी जमीन जायदाद वगैरह भी शुरू से रही है, पूरा प्राचीन काल से ही, 4-5 पीढ़ी पहले से ही रही है हमारे पास। और बचपन से ही हम, क्योंकि गांव के स्कूलों में जाते थे हम, प्राइमरी स्कूल तक तो हम गर्ल्स का स्कूल था, एक गर्ल्स का स्कूल था, उसमें हम जाते थे। उसके बाद फिर सेकेंडरी तक वहीं पर जो स्कूल है बहरोड के अंदर ही, वहां तक मैं पढ़ा। उसके बाद चूंकि मेरे फादर की इच्छा थी कि मैं कॉमर्स लूं ताकि मैं बैंक में जाऊं, उसमें बैंक का बड़ा क्रेज हुआ करता था। कोई इससे आगे सोचता भी नहीं था कि बैंक में हमारा बच्चा जाए। तो उसके लिए मेरे को कॉमर्स पढ़ना था, तो मेरे को वहां से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव है बरडोत, तो वहां जाना पड़ता था, क्योंकि उस स्कूल में कॉमर्स थी। तो हम लोग जाते थे, कभी बस से कभी साइकिल से, जैसे भी जाते थे। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए हम लोग अलवर आ गए, और ग्रेजुएशन मेरा अलवर से हुआ है, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरा अलवर से हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में किया था, साथ में एक लेबर लॉ एक्स्ट्रा मैंने सब्जेक्ट लिया था डिप्लोमा का। तो यूं करके फिर चूंकि बैंक का ही प्रायोरिटी थी, तो बैंक में मेरी नौकरी लग गई दिल्ली में। और दिल्ली में मैं करीब 6-7 साल रहा वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। और ये जो बहुत ज्यादा शौक बढ़ा है मेरा, ये दिल्ली में मंडी हाउस के आसपास जब मंडराते रहते हुए ही मेरा शौक बढ़ा है। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है, छोटा सा परिचय है ना। तो और उसके बाद तो चूंकि जी 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 बताइए। हाँ, नहीं, मैं ये जानना चाहूंगा कि साहित्य के प्रति कैसे रुचि आपकी पैदा हुई? क्या परिवार में इस तरह का कोई वातावरण था, या आप कई लोग ऐसे होते हैं ना कि कविताओं से अपना जीवन शुरू करते हैं, आपका कैसा रहा साहित्यिक
सफर किस तरह से आपका प्रारंभ हुआ? नहीं, क्योंकि परिवार में हमारे यहाँ तो एक नवभारत टाइम्स आता था दिल्ली से उस समय, क्योंकि वो एक ही अखबार चलता था, तो उसको हम लोग पढ़ा करते थे। और महाभारत रामायण हमारे यहाँ थी, तो जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम लोग महाभारत पढ़ा करते थे वहाँ का। तो पूरी महाभारत हमको सारे भाइयों को बहनों को कंठस्थ हो जाती थी, क्योंकि वहाँ कोई और साधन नहीं था भाई वहाँ पढ़ने का। फिर क्या हुआ, वहाँ गांव में एक लाइब्रेरी खुली, गंगा पुस्तकालय, एक सेठ जी थे, उन्होंने अपनी मदर के स्मृति में पुस्तकालय खोला। वहां बहुत हर तरह की पुस्तकें रही। तो मेरी मदर को बड़ा शौक था पढ़ने का, क्योंकि गांव में पहले पुस्तकें अवेलेबल नहीं थी। मेरी मदर जयपुर की है और वो जयपुर में, उनको बड़ा शौक था पढ़ाई का। तो गांव में वो शौक उनका पूरा हुआ नहीं, तो जो पुस्तकालय से किताबें आने लगी तो वो पढ़ती थी, पढ़ने के बाद वो हम पढ़ने लग जाते थे। मेनली उस समय गुलशन नंदा का, कुशवाकांत के तो सामाजिक उपन्यास हम लोग लाते थे, और जासूसी उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था हमको सबको ही, मेरे को, मदर को भी। तो इब्ने सफी का और वेद प्रकाश काम्बोज के बड़े मशहूर हुआ करते थे उस समय, राम रघुनाथ सीरीज का और इनका विनोद, एजेंट विनोद का इनका। तो ये हम पढ़ा करते थे। धीरे धीरे मेरे को पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी शौक हो गया, कुछ कुछ लिखता रहा। तो उन दिनों हमने वो सरिता स्टार्ट कर दी थी। तो सरिता, कादम्बनी और मुक्ता, इनसे थोड़ा सा वो लगा और फिर मैं लिखने लगा। और लिखने से एक थोड़ा सा किस्मत ये रही कि मेरे पहली जो रचना थी वो कादम्बनी ने, उस समय कादम्बनी ने एक स्तंभ निकाला था नए लेखकों के लिए, केवल नए लेखकों की पहली रचना प्रकाशित करते थे। तो संपादक कौन बहुत थे उन दिनों? तो मैं शायद, मुझे लगता है कि राजेंद्र अवस्थी जी थे, या हो सकता है वही थे उस आपके सन की बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रहा हूँ 78 के आसपास, 77 78 के बाद। अच्छा। 78। तो मुझे लगता है ये थे, उससे पहले मुझे ध्यान नहीं है। हालांकि वो सरिता और मुक्ता के तो मुझे पता था विश्वनाथ जी थे उसके, है ना। तो जब कादम्बनी में पहली मेरी रचना छपी तो मेरे को शौक हो गया। तो फिर वो धीरे धीरे लिखने लगा, सरिता में भेजने लगा, दो रिजेक्ट हो जाती थी, एक पास हो जाती थी। सरिता मुक्ता में भी फिर धीरे धीरे आने लगी, और फिर ये जनसत्ता निकल गया दिल्ली से, और मैं बाई चांस दिल्ली पहुंच गया था। और जनसत्ता का जो पहला अंक था वो मैं भी खड़ा था जब वो सुभाष जी वहां खड़े होकर, उसको रोटरी से निकला था वो अंक, और वो सेल कर रहे थे उनके संपादकीय टीम के साथ। तो आईटीयू पर मैं भी खड़ा था उनके साथ साथ। तो मुझे जनसत्ता का शौक लगा, तो जनसत्ता में फिर मैंने आर्टिकल लिखने शुरू किए। तो विदेश नीति पर भी मेरा एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। अटल बिहारी जी उस समय विदेश मंत्री थे, उनके विरुद्ध, उनकी चीन नीति के खिलाफ। और संयोग से उसी समय बलराज माधव का भी उसी अखबार में जनसत्ता पे लेख आया, तो हम दोनों को एक साथ ही लेख आया। तब से जनसत्ता से थोड़ा सा परिचय हो गया, और वो तरह तरह के लेख लिखता गया। और चूंकि धार्मिक किताबें घर थी, तो वो जब भी मैं मथुरा जाता था जन्माष्टमी पर, तो वहां से बहुत सारी किताबें ले आता था मैं, और वो धार्मिक किताबें पढ़ के मेरे को धार्मिक लेखन का शौक लग गया। तो आध्यात्मिक मैंने बहुत लिखा है, बहुत तरीकों से लिखा है। और अच्छा, आपको बताना चाहूंगा, अरविंद जी के अशोक मिस्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए, आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार और साहब, नमस्कार साहब। रश्मि बजाज जी भी आपको शुभकामनाएं दे रही है। आपने उनका जी रश्मि नाम जी, सुना होगा, हिंदी कविता में जी 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 उनका बहुत एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में है। जी जी भानु प्रकाश रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और जी, नमस्कार। भारत दास भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब कई मित्र हमारे, थोड़ा सा हम हमारे मित्र जानते हैं कि आज का कार्यक्रम थोड़ा बहुत, और बलविंदर सिंह अत्री जी भी अपने आप में बहुत बड़े साहित्यकार हैं। नमस्कार। जी 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 जी, वो भी जुड़ गए हैं। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जी जी आपने आपने जैसे अरविंद जी गुलशन नंदा की बात कही, या उन दिनों जो इस तरह की पत्रिकाएं आती थी, जी 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 मैंने कई मित्रों से, जो साहित्यिक मित्र हैं, साहित्यकार मित्र हैं, उनसे बातचीत में पता चला, पहले तो गुलशन नंदा को बहुत पढ़ा करते थे लोग। अच्छा, बच्चों में, छात्र छात्राओं में गुलशन नंदा बहुत प्रिय हुआ करते थे। लेकिन जो बाद में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार बन गए, कई लोगों ने जी गुलशन नंदा को बहुत पढ़ा है। बहुत उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो हमें थोड़ी बहुत चिंगारी गुलशन नंदा के उपन्यासों में बहुत मिला है। तो ये तो जी बहुत जी अच्छी जी बात है, आपने भी उसका जिक्र किया यहाँ पर। तो इस तरह से जी आपका जी आपका ये कि आपकी यात्रा चलती रही है। मैं चाहता हूं कि जी आपका जो काव्य संग्रह है जी अंतर्ध्वनि, अगर जी। सामने है तो उसके दर्शन कराइए, अगर आपके सामने वो पुस्तक है इस समय। हाँ, जी 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 जी। आशमा कौल ये जी भी अगर, हमारे साथ जुड़ गई है। अरविंद जी, क्या बात है, क्या बात है, नमस्कार। बहुत अच्छा गेटअप है। नम, बहुत, थोड़ा सा ऊपर नमस्कार। ऊपर करिए, बीच में लाइए कैमरा के सामने।
जो आपका, हाँ बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ जी कि जी आप इसके बारे में बताइए, ये कब आपकी प्रकार, ये तो सतरंग गीत के नाम से है काव्य संग्रह आपका, तो जी 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 सुना, कुछ आपसे सुनना चाहेंगे डॉक्टर साहब अरविंद जी? जी जी। बस श्योर श्योर श्योर। रख लीजिए अब, ठीक है। अब इसमें से कुछ जी जी। कविताएं सुनाइए। हाँ, आ, मैं इसमें से, क्योंकि ये अलग अलग विधाओं में कविताएं हैं, तो मैं इसमें दादरा शैली की एक रचना है ना, जो मैं एक दादरा इसमें मैंने लिखा था, जो राग मारू विहाग में गाने के लिए स्पेशली लिखा था मैंने। और इसका क्या वो बात। एक तो आप आगरा की हमारे, सस्वर काव्य पाठ करेंगे या ऐसे सुनाएंगे? नहीं वो तो फिर वो लंबा हो जाएगा, अगर वो अगर नहीं, मैं थोड़ा शास्त्रीय थोड़ा इसमें सा करूंगा सुनाइए, ना। थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ना अच्छा, वो तो तो ठीक है। मैं इसको वो, क्योंकि उसके लिए सितार चाहिए, तो मैं अच्छा इसका अच्छा। बताता हूँ। हाँ, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, चलो जाओ बलमवा मोहे ना सताओ, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, क्या बात है। कल खिली रह गई, कल खिली रह गई चांदनी तुम क्यों ना आए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, महक रही थी चमेली फिर तुम न आए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, क्योंकि ये एक शब्द का मुकड़ा आता है, एक नीचे का आता है इसमें दादरा में। शाम हुई महकती गजरा तुमने लाए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, क्या बात है। सखियां काटे, सखियां काटे चिहुटिया तेरे वो ना आए, मतलब उलाना दे रही हैं, सखियां काटे चिहुटिया तेरे वो ना आए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, नैन बहे बावरे पल पल नीर बहाए, नैन बहे बावरे पल पल नीर बहाए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, पंख फैलाए मोरनी चकवा मीठा गाए, पंख फैलाए मोरनी चकवा मीठा गाए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं। क्या बात है, क्या बात है। जी, उड़त बहे बदली घन घन में है बरसाए, उड़त बहे बादली घन घन में है बरसाए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, चम चम चमके बिजुरिया मोहे मन डर पाए, चम चम चमके बिजुरिया मोहे मन डर पाए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं। आगे है, कोयल बैठ अटरिया, कोयल बैठ अटरिया जब तब मोहे भरमाए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, दिन भर दिन रहा ज्योति अब तुम फिर तुम ना आए, दिन भर दिन रहा ज्योति अब फिर तुम ना आए, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, अजी जाओ सजनवा तो से नहीं बोलूं, चलो जाओ बलनवा मोहे ना सताओ, अजी जाओ बजनवा सजनवा तो से नहीं बोलूं। तो ये एक दादरा मैंने लिखा था। तो इसके अलावा जो अन्य विधाएं हैं, जिसमें इंग्लिश का तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, है ना। एक श्रृंगार रस की कविता है, थोड़ी मादक सी है, अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ूं। जरूर पढ़िए, आपका स्वागत है। जी जी। श्रृंगार रस की एक छोटे छोटे शब्दों में, चांद की परछाई में, रात की तन्हाई में, इश्क की महक में, प्रणय की बहक में, बाहों की जकड़ में, नैनों की पकड़ में, सांसों के उफान में, यौवन के तूफान में, अधरों के जुड़ाव में, प्यार के बहाव में, सपनों के जहान में, साजन के आह्वान में, हुस्न की धमक में, तारों की चमक में, नव श्रृंगार के दर्पण में, अभिसार के अर्पण में, देखो ये सजनी मदहोश सी चली, छलकाती रस भरी मधु, देखो ये सजनी मदहोश सी चली, छलकाती रस भरी मधु की लड़ियां, खिलती सी यह नाजुक पुष्पकली, जोड़ती सतरंगी सपनों की कड़ियां। इसका शीर्षक रखा है मैंने अभिसार, नायिका अभिसार के लिए जाती है, बात है, उसका बहुत उसका बढ़िया। ये चलिए आगे इसका और ये कविताएं आपके साथ सुनेंगे। इस बीच में प्रेमलता पांडे जी जी हमारे साथ जुड़ गई, अरुण कुमार जी। पासवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, महाराज कृष्ण नमस्कार। भरत जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार सर। चंद्रकला सिंह हमारे साथ हैं, आपका कार्यक्रम जी देख रहे हैं। तो नमस्कार। अरविंद जी, मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगा, साहित्य पर तो बातचीत होती रहेगी, तो जी 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 जी। आध्यात्म की तरफ आपका कैसे रुचि पैदा हुई है? वो हमारा परिवार एक वैष्णव परिवार रहा है शुरू से ही, और वो उस जमाने में जब वो जागीर प्रथाएं थी, तो हम लोग जागीरदार कहलाते थे वहाँ के, तो हमारी हवेली वगैरह भी थी, तो मंदिर हमारा गांव में जो मंदिर था वो हमारा ही मंदिर था, हमारा। और मंदिर में तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते थे,
है ना। और वो कार्यक्रम हम लोग ही कराते थे, तो मैं भी वहाँ मंदिर में जाता था, बैठता था, भजन वगैरह होते थे, थोड़ा बहुत तबला ढोलक वहीं सीखा था मैंने, थोड़ा सा बहुत बजाना के लिए। तो धीरे धीरे वो ध्यान में आता रहा। और फिर क्या हुआ कि मैं जब अलवर आ गया, तो पता नहीं एक नियम क्यों बन गया था कि हर जन्माष्टमी में मथुरा जाता था मैं, हर जन्माष्टमी, वो करीब 20-25 साल तक मैं जाता रहा। और वहां मैं दर्शन करता था, पैदल पैदल जा जाके सब जगह, और वहां से फिर मैं किताब ले आता था। मथुरा में वो छत्ता बाजार में किताबों की दुकान थी, धार्मिक किताबों की, तो वहां से मैं किताबें लेके आता था और फिर मैं उनको पढ़ता था। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था। आज भी मैं नहीं चूकता, हालांकि चश्मे वगैरह लग गए, लेकिन कोई पढ़ाई का मैं नहीं चूकता। तो जब मैं पढ़ने लगा तो मेरे को बड़ा उसमें आत्मिक आनंद आने लगा। जैसे मैं ऋग्वेद के चारों प्रति ले आया था बहुत पहले। सबसे पहले मैंने मनुस्मृति खरीदी थी, फिर मैंने ऋग्वेद लेकर आया, फिर 108 उपनिषद थी तो उनके 4 अंक लेकर आया, जिसमें 108 उपनिषदें थी, उनको पढ़ा मैंने। फिर धीरे 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 पुराण खरीदता गया मैं, जैसे जैसे पैसे जुड़ते गए। उस समय सस्ती भी आती थी पुराण गीता प्रेस में, काफी सस्ती। फिर वैदिक संस्थान में और भी सस्ती आती थी, तो पुराण में लेने लगा। और जब खूब पढ़ लिया तो फिर लिखने भी लग गया उनके बारे में, तरह तरह की चीजें। और कभी वो छप भी जाती थी, कभी कभी छप भी जाती थी। त्योहार मौकों पे जब मैं लिखता था तो कोई ना कोई पत्र उसमें छाप देता था। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण के बारे में लिख दिया, शिव जी के बारे में लिख दिया। और उसके बाद मैंने एक सीरीज चलाई लगातार। जब मैं सोशल मीडिया से जुड़ा, व्हाट्सएप से, इस फेसबुक से तो मैं इसी अप्रैल से जुड़ा हूँ, तो व्हाट्सएप पे फिर मैंने एक सीरीज चला दी थी मॉर्निंग में, कि हमें ऋग्वेद और उपनिषद पे मैं कुछ ना कुछ टीका उसमें रोजाना लिखता था। सुबह रात को लिख देता था, सुबह भेजता था मैं रात को। तो धीरे धीरे चीजें पकड़ने लगी चीजों को। और फिर मैं हिमालय प्रवास मेरा प्रति वर्ष होता है, मेरा पता नहीं क्यों वहां से लगाव है। तो हर साल मैं सितंबर अक्टूबर में हिमालय जाता हूँ 15 दिन के लिए, किसी गांव में रहने के लिए। पहले हम ट्रैकिंग पे जाते थे, पहले ट्रैकिंग टीम थी मेरी, मैं ही था उसका दोस्तों। अब तो ट्रैकिंग की हिम्मत नहीं रही, तो हम लोग गाँव में रुकते हैं। तो एक हिमालय से मेरा आध्यात्मिक संबंध हो गया, तो यूं शरीर के अंदर सारा अध्यात्म सा घुस गया। तो उसी हिसाब से गुरु मैं लिखता रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ। जितना लिखता हूँ उतना ही पढ़ भी लेता हूँ। तो और उसमें लिखने में ये भी कहता हूँ कि मैं जहाँ तक समझाऊं, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, धार्मिक विद्वान, काशिक विद्वान होते रहे, तो मैं उसमें लिख देता हूँ हर लेख में कि जहां तक मैंने इसको पढ़ा और समझा है। तो वो ठीक है, मैंने अपनी समझ से उसमें लिखता भी रहता हूँ। और मेरे पास एक पुस्तकालय है, भगवान की दया से बहुत लंबा बड़ा पुस्तकालय है, जिसमें 400-500 किताबें तो धार्मिक की, हिंदू धर्म की शायद ही कोई किताब होगी जो मेरे पास नहीं होगी। उसमें प्राचीन काल से लेकर अब तक की जो ग्रंथ है हमारे, जो मान्य ग्रंथ हैं, वो सारे सारे। और बस यूं ही चलता रहता है आध्यात्मिक का, उससे एक आत्मिक सुख मिलता है। जी जी जी। तो जी आपने एक बात कही जो मुझे ज्यादा थोड़ी सी प्रभावित कर गई। आपने कहा कि हर जी वर्ष आप हिमालय जाते हैं और हिमालय जी जी को जी आपने अपनी विचारधारा में, अपने स्वभाव जी में, अपने जीवन में हिमालय को आपने आत्मसात किया है। कुछ अनुभव जी बताइए, क्या लगा आपको हिमालय? कहाँ कहाँ पर आप गए हैं? क्योंकि मैं भी पहाड़ से हूँ, मैं तो कश्मीर से हूँ। हाँ तो हाँ कश्मीर हाँ तो हाँ, चारों बिल्कुल। तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ वादी है। जी और जी 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 आपने हिमालय के दर्शन किए हैं किस रूप में, और जी। ये रुचि कैसे पैदा हुई आपकी? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस हिमालय पे, और मैंने काफी कविताएं भी लिखी हिमालय पे, इस किताब में भी और आगे वाली किताब में भी काफी आ रही है। ये बात करीब 38-39 साल पहले, मैं क्योंकि पढ़ता रहता था, देखता रहता था हिमालय के बारे में, है ना, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आज इस बार गोमुख जाऊं। उन दिनों गोमुख का रास्ता था नहीं, और वो मिलिट्री से, आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती थी। गोमुख वहां से गंगोत्री से 26 किलोमीटर ऊपर है ना। क्योंकि अपन लोग ये मानते हैं कि गंगा जी गंगोत्री से निकलती है, लेकिन एक्चुअली वो गोमुख से निकलती है। गंगोत्री तो बीच का स्टॉप है। तो मैं और एक मेरे बंगाली मित्र थे, हम दोनों गोमुख गए, गंगोत्री गए पहले तो घूमते घामते, और फिर वहां से पैदल हम लोग उत्तरकाशी से हमने परमिशन ली, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, मिलिट्री आर्मी की, और फिर हमको परमिशन दे दी उन्होंने। फिर हम धीरे धीरे पूछते तो वहां गोमुख गए। और वो रास्ता ऐसा तो उबड़ खाबड़, पेड़ तो है नहीं उस पूरे रास्ते में, बर्फ और चट्टानें, दो ही चीज थी। लेकिन हम लोग गए वहां पे, और वहां जाके मैंने स्नान भी किया इतनी ठंड के अंदर गोमुख पे। हाँ, स्नान भी किया मैंने, क्योंकि वो मेरे साथी तो नहीं कर पाए, उनसे जूते के फीते ही नहीं खुले, इतनी ठंड थी वहां पे। और हमारा कैमरा वो ब्लैक एंड व्हाइट था, क्लिक वाला, जिसमें सेल लगे होते थे, तो वो सेल भी जाम हो गए उसमें। हालांकि फोटो आई उसकी, एक फोटो भी आई। तो मैं उसको, वहां से फिर हम बद्रीनाथ जी गए, लेकिन बहुत पुरानी बात है।
तब से वो हिमालय के मैंने जो दर्शन देखे ना वो रास्ते में, वहाँ झरने बह रहे हैं, छोटे छोटे गाँव हैं, और वो गोमुख के जो रास्ते देखे, तो मैं उसमें पता नहीं क्यों मैं बहुत व्याकुल हो गया, यार ये ऐसा स्वर्ग हिंदुस्तान के अंदर। फिर तो पता नहीं क्यों मेरा वो लग गया कि मैं इतनी बार तो बद्रीनाथ जी चला गया, फिर मदर फादर को भी ले चारों धाम कराया मैंने। और उसके बाद फिर हम, क्योंकि हमको बैंक में एलटीसी मिलती थी 2 साल में एक बार, तो मैं 2 साल में एक बार तो बैंक के खर्चे से, एक बार अपने खर्चे से मैं वहां चला जाता था। कभी नैनीताल से ऊपर के रास्तों में चला गया, और मुझे सबसे ज्यादा मैं गया हूँ पिथौरागढ़ साइड में, जहाँ कैलाश मानसरोवर रास्ता निकलता है ना, वो मेरे को सबसे ज्यादा मोह वहां से, पंचशूली दिखती है वहां से, और वो काली नदी के इधर इंडिया उधर नेपाल, बीच में 2-3 पुल जाते हैं, वहां से बाजार से कुछ खरीद लाओ फिर इधर आ जाओ, बड़ा आनंद आता है। और फिर वो जब रास्ता मुझे दिखता है तो यहाँ से कैलाश मानसरोवर है, तो मैं बार बार वहां जाता हूँ। अब मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, तो अब मैं थोड़ा सा पौड़ी गढ़वाल के आसपास जाता हूँ। पिछली बार मैं घिरसू गया था, पौड़ी से आगे, वहां करीब 10 दिन रहा था घिरसू। एक वो नया हिल स्टेशन डेवलप हो रहा है वहां पर, अभी लोगों को मालूम नहीं, बहुत अच्छी जगह है। इस तो बार हर्षिल जाने इन यात्राओं को तो कहीं पर, इन अनुभवों को कहीं पर आपने कलमबद्ध तो किया होगा, कोई पुस्तक वगैरह इस रूप में? जी 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 जी, मैंने इसके बाद ही वो किताब निकाली, भारत के ज्ञात अज्ञात पर्यटन स्थल। उसमें हिमालय के सारे स्थलों का वर्णन किया था, 8-9 साल पुरानी बात है। और ये किताब इतनी मशहूर हुई कि आप देखिए मेरे पास 2 कॉपी भी उसकी नहीं बची होंगी, क्योंकि वो सारी सारी कहाँ गई, या तो जो उनके मतलब की निकली, जो एलटीसी पे जाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के और बैंक्स के, तो सारी सारी वहां खप गई, वो सारी, वो इतनी उसकी डिमांड हुई। और वो सबसे बड़ी बात थी, वो निःशुल्क थी, मैंने उसके चार्जेस भी नहीं लिए थे। मलिक करीब मैंने उसमें 500-600 छपवाई थी उसको, मैंने कोई उसका कीमत भी नहीं लगवाई थी, तो वो निकल गई। उसके बाद उसका छपने का हिसाब बैठा नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसमें और चीजें नहीं जोड़कर उसको वापस से पुनर्मुद्रण कराऊं उसका। हाँ, तो वो बड़ी अच्छी किताब थी, और विद फोटोग्राफ दिए थे मैंने, जो मैंने फोटो खींची थी वो सारी उसमें है, अभी भी है वो। मैं एक दो कॉपी मेरे पास है, अगर मैं आपको अलग से उसको भेज दूंगा, एक कॉपी तो है ना, उसको भेज दूंगा। क्या बात है, लेकिन मैं भेज उसको दीजिएगा। पुनर्मुद्रित मैं करा। अब मेरी उत्सुकता बहुत अब जागृत हो गई, बढ़ गई है कि वो जी जी पुस्तक जी जी मैं देखना पढ़ना चाहूंगा। तो जी हिमालय हाँ के दर्शन तो आपने अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थानों पर किए हैं, क्या बात है। और जी जी आपने अब जैसा कि आपने बताया कि उसको आपने आपने पूरा अपनी यात्राओं का, अपने अनुभवों का वर्णन उसको कलमबद्ध आपने किया है। तो जी 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 अब आप जैसे कह रहे हैं ना कि अब आयु के हिसाब से अब उतनी जी यात्राएं जी, हो नहीं पाती हैं, तो क्या हाँ आपको जी। कुछ कमी तो नहीं महसूस हो रही है कि उसमें उस श्रृंखला को थोड़ा सा विराम विश्राम मिल गया है? नहीं, ये विश्राम तो केवल 3 साल का मिला, ये कोरोना का जो टाइम था ना, तो जैसे ही कोरोना को लास्ट ईयर हम चले गए, पिछली बार तो मैं विशेष को भी लेके गया, मैं कहा तुम भी रहो मेरे साथ 10 दिन वहाँ पे। और इस बार चूंकि हरसिल जा रहे हैं हम लोग सितंबर के लास्ट में, हरसिल गंगोत्री से पहले एक जगह है जहाँ से 5 हिमालय की 5 चोटियां दिखती हैं, वहां हम लोग क्या? रहेंगे। तो वो, हाँ, तो थोड़ा सा फर्क ये हुआ कि ब्लड प्रेशर से थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। मैं क्योंकि इस समय थोड़ा सा ब्लड प्रेशर है मेरे, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है कि कल को मेरा कुछ हो गया तो परिवार वाले मेरे को यहाँ कहाँ लेने आएंगे, है ना, तो एक दिमाग में आ जाता है ना। अरे तो, क्या, तो ऐसा इसलिए मैं मत अकेला नहीं, सोचिए। अब हाँ, तो इसलिए मैं अब अकेला नहीं जाता, किसी ना किसी को साथ लेके जाता हूँ। पहले मैं अकेला ही चला जाता था, पहले मैं अकेले ही चला जाता था। और ये बद्रीनाथ का और ये गोमुख वाला तो भास्कर ने भी छापा था, मैंने फेसबुक पे डाला भी था उसकी कटिंग, जो मेरा गोमुख यात्रा का पूरा वर्णन था ना शुरू का, वो भास्कर ने भी छापा था। और फिर उसके बाद केदारनाथ यात्रा का वर्णन भास्कर ने छापा था, दैनिक भास्कर ने। दोनों मैंने फेसबुक पे डाले हुए हैं, मेरे उसमें मिल जाएंगे, आप देखेंगे तो। दोनों कटिंग मैंने फेसबुक पे डाली थी, उन्होंने भी उसको, उस वर्णन को बहुत छापा था अच्छा उसको। अरविंद जी जी, सर। अब तो फोटोग्राफ्स तो आपने अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से तो लिए होंगे काफी। और जी उनकी जी क्या जी आपको ये आपको आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि उसको एक अलग, जो केवल चित्र है हिमालय के अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों जी के, क्योंकि जी जी हिमालय जी नाम जी सुनते तो मुझे अपने आप में पता नहीं कुछ अजीब सा अब अनुभव हो रहा है कि आपने जी जी हिमालय को स्पर्श किया है, इतने यात्राओं में आपने उसको अनुभव किया है, आपने उसको देखा है, अपने जीवन में, जीवन की यात्राओं में उतारा है, तो कुछ जी जी चित्र जी तो जी। लिए होंगे आपने? बहुत बहुत सर, मेरे पास एल्बम है, 4-5 एल्बम है, उनमें उधर के बहुत चित्र हैं, बहुत चित्र हैं। बस उनको उनको उपयोग में नहीं लाया, बस उस किताब में तो मैंने छाप दिए थे,
बहुत सारे, लेकिन उसके बाद उनका उपयोग उनको कभी कभी देख लेते हैं, बस मैं देख लेता हूँ। अभी ये बच्चे जो हैं मेरे, इनको कभी कभी दिखा देता हूँ, भाई तुम लोग भी देख लो इनको, कभी जाओ तो। अभी ये लोग तो जाते नहीं है ना इधर, तो सी शोर में इधर उधर जाते हैं, तो ये लोग तो ना उधर जाने में फिर इनको उल्टियां भी आती हैं। बच्चों को क्या है आजकल, वो बसों में उल्टियां आती है, हिमालय में जाने में आपको बहुत ताकत चाहिए, बहुत घुमावों पे उल्टियां चक्कर आते हैं। सही हाँ, बात तो है, इसलिए भी सही डर के बात मारे है। ये बहुत लोग हैं। सर, ताकत ही हाँ, नहीं, हिम्मत भी और चाहिए। मैंने तो और मैंने तो जी, जी। और मैंने इस जी, अंतर्ध्वनि पे भी देखिए, इधर इधर हिमालय का ही वो छापा है, ये हिमालय की चोटियां छापी हैं इस पे देखिए, इसका जो बैक पेज है ना, इस पर हिमालय की पंचशूलियां छापी हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा ये था ये ना, ये वो। मैं आपको अपना पता भेज देता हूँ, मुझे जी, एक प्रति भेज जी, दीजिएगा इस। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सब। अच्छा, बीच में आपने जन्माष्टमी की बात छेड़ी है और आपने कहा कि मथुरा आप बहुत जाते हैं। अब 2-3 दिन बाद अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आने जी वाला जी है, वो जी त्योहार भी है, पर्व जी, भी है। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। चाहता हूं कि आप कुछ उस उपलक्ष्य में कुछ अगर सवसर पाठ करेंगे, कुछ सुनाएंगे श्री कृष्ण भजन के रूप में, तो बहुत अच्छा लगेगा। वो सर मैंने अभी मैं आपको अभी मैं सुना देता हूँ। मैंने एक रचना करी थी कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर ही, 2020 में 11-12 अगस्त को जन्माष्टमी थी, 11-12 अगस्त को 2020 में। जिस तो साल कोरोना मैंने एक था, जिस रचना, साल कोरोना हाँ कोरोना जी तो हाँ जी हाँ वही आरंभ तो हुआ। जी, जी, जी। हाँ, तो 2020 में मैंने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही रचना करी थी। जी, जी, आपका उसका नाम स्वागत है। रखा है, जी उसका वो है, नाम रखा है मैंने श्री कृष्ण पंचदश ऋचामृतम। क्या श्री बात है, क्या कृष्ण बात। पंचदश, हाँ ये थोड़ा संस्कृत मिक्स है ना, तो लेकिन वो आपका आ जाएगा आपका सर। स्वागत है, समझ में आएगा सर। आपका जी स्वागत जी है। जी, आ जाएगा, वो बहुत सिंपल है एकदम। जयते माघवेंद्रम, जय जय हे ब्रजेंद्रम, जय गोवर्धन नाथम, जय जय हो ग्वालेंद्रम। जयते पद्मनाभम, जय जय हे मथुरेंद्रम, जय गोकुलनाथम, जय अतीन्द्रम। जयते प्रिय केशवम, जय हे कमलेंद्रम, जय मधुसूदनम, जय हो त्रिलोकेंद्रम। इसमें श्री कृष्ण के विभिन्न नामों से स्तुति की गई है। जयते गोपी वल्लभम, जय हे यमुनेन्द्रम, जय राधा प्रियतमम, जय हो यदुवेंद्रम। जयते देवकी नंदनम, जय हे विश्वेंद्रम, जय यशोदा वल्लभम, जय हो षष्ठेंद्रम। जयते कमल नयनम, जय हे रुक्मेंद्रम, जय द्वारकाधीशम, जय हो विप्लेंद्रम। जयते राधा रमणम, जय हे नारेंद्रनम, क्या जय बात। गोविंदम, जय हो जय मदनेन्द्रम। जयते अच्युतम, जय हे जगनेन्द्रम, जय गोपीनाथम, जय हो जय गोवेंशतरम। जयते वसुदेव सुतम, जय हे कर्मेंद्रम, जय मदन मोहनम, जय भक्तेन्द्रम। जयते नंद प्रियम, जय हे धर्मेंद्रम, जय मुरलीधरम, जय हो ज्ञानेन्द्रम। जयते रास बिहारियम, जय हे रसेंद्रम, जय शांताकारम, जय हो तपेंद्रम। जयते ब्रजमोहनम, जय हे द्वापरेंद्रम। जयते वृंदावेंद्रम, जय हे पंचभूतेश्वरम, जय महारासेश्वरम, जय हो सब लोकेंद्रम। जयते नवनीत प्रियम, जय हे प्राणवेंद्रम, जय नारायणम, जय हो अखिलेंद्रम। जयते वेदेश्वरम, जय हे कालियेन्द्रम, जय भुवन मोहम, जय हो जय संभवेंद्रम। इसमें लास्ट में मैंने अपनी नाम दे दिया, जय हो संभवेंद्रम, संभव के ईश्वर। तो ये मैंने क्या बात। जन्माष्टमी पर रचना करी थी। और मैंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत रचनाएं मेरी, बहुत संस्कृत और हिंदी में काफी रचनाएं श्री कृष्ण के बारे में, भगवान शिव के बारे में। वो क्या बात। समाचार पत्रों में छपती भी रहती हैं टाइम टाइम, और मैंने कुछ इसमें किताब में दी है, कुछ अगली किताब जो अनहद निकल रही है, दिवाली पर आ जाएगी, उसमें मैंने दी है इसमें से कुछ। बहुत बढ़िया। ये तो आपके आध्यात्मिक जीवन, उस यात्रा के बारे में है। तो अब हम जी थोड़ा सा आपके लेखों के बारे में जानना चाहेंगे। आपके तो देश जी के जी बहुत प्रमुख पत्रिकाओं में लेख आए हैं, कई अलग अलग जी जी विषयों पर। तो क्या मुख्य जी विषय जी। रहे हैं आपके? शुरू में तो राजनीति रहता था, है ना, राजनीति के कार्यकलाप के बारे में लिखता रहता था, फिर वो अटल बिहारी जी तक ही चला। उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया, क्योंकि अटल बिहारी जी से थोड़ा मोहब्बत मेरी इसलिए थी कि मैं वहीं रहता था दिल्ली में, पार्लियामेंट स्ट्रीट में मेरी नौकरी थी, और मेरे पार्लियामेंट स्ट्रीट बिल्डिंग के पीटीआई बिल्डिंग के पीछे ही कृष्ण मेनन मार्ग पे अटल जी रहते थे। हाँ, उनके बगल में ही ये
प्रणब मुखर्जी रहते, दोनों वहीं रहते थे। और लंच में मैं उधर केले खाने जाता था, तो वो दोनों वहां कभी कभी मिल जाते थे, हर मुड्डों पे बैठे हुए, है ना। या कुत्ता, मुखर्जी तो कुत्ता घुमाते मिल जाते थे। तो अटल जी से थोड़ा सा आत्म लगा हो गया था। और फिर जब वो अ, मंत्री वगैरह बने और उनके कुछ काम मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं उनके खिलाफ भी लिखने लगा, काफी कुछ उनके खिलाफ लिखने। तो राजनीतिक छोड़ने के बाद फिर ये मेरे पास दूसरे दूसरे विषय मैंने ले लिए थे। और इसमें विराम काफी आ गया था, क्योंकि बैंक की नौकरी ऐसी थी कि जो टाइम बहुत कम मिलता था। और चूंकि बैंक में नौकरी के साथ साथ मैं वहां की जो एसोसिएशन थी, बैंक एसोसिएशन में, उसका भी जनरल सेक्रेटरी था। उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ करता था, अभी भी मैं हूँ जनरल सेक्रेटरी उसका। उसमें काम बहुत ज्यादा आते थे, मतलब 6-7 बजे बैंक से फ्री होते थे, फिर उसका काम देखना पड़ता था ऑफिस में जाके आके। तो बहुत ज्यादा विराम आ गया, तो कभी कभी लिखना होता था। लेकिन जब अभी 3 साल पहले मैं रिटायर हुआ, तो उसके बाद फिर लेखन मेरा रेगुलर हुआ। हालांकि उस दौरान भी काफी मैंने लेख, जब जब किसी न किसी विषय पर लेख मैं भेजता ही रहता था। कभी इस जल संकट के ऊपर, राजस्थान के जल संकट पर लेख भेज दिया। कभी ऐतिहासिक महत्व की चीज, जो ये हमारी बिल्डिंगें हैं, इनके रख रखाव पे ये भेज दिया। कभी इतिहास की कोई चीजें निकाल के, जैसे फाहियान हिंदुस्तान की जो किताबें, इनमें से कुछ चीजें निकाल के एक लेख लिख दिया। कभी प्राचीन नामों पर, जो आज के नाम है और पहले उनके क्या नाम थे, इस पर भी मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था कि आज हम जिन नगरों को किस नाम से पुकारते हैं, पहले वो किस नाम से जाने जाते थे। तो इस तरह के इतिहास संबंधित लेख मेरे कई अच्छे अच्छे छपे हैं, कई अच्छे अच्छे नहीं भी छपे, वो मेरे को एज इट इज भी रखे हुए हैं। कभी मौका मिला तो उनके सबके एक संग्रह बना के अलग से निकलवा लूंगा, मौका मिला तो। कर तो दीजिए, कई ये अच्छे तो अच्छे छपे। बहुत बड़ा कार्य होगा। इस बीच में जी सर। चेन्नई से वरिष्ठ साहित्यकार श्री BL आचा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपको नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। आपको तो मैंने फ्रेंड जी। रिक्वेस्ट भी भेजी हुई है। नमस्कार। तो महालक्ष्मी भरत जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो जी जी जी। फिर तो ये तो लेखों के बारे में है, लेकिन अभी तो लेखों का लेखन आपका जारी है। उस जी मतलब आप वो अभी कर रहे हैं ना अभी? जी सर, जी सर, जी रेगुलर रेगुलर मेरा भी। अब क्या है कि कविता मेरा एक पार्ट टाइम था, लेख मेरा मुख्य टाइम है। लेकिन कविता चूंकि वही बहुत सारी हो गई थी, इसलिए छपवानी वही पड़ी वही वो। वही वही मैंने भी देखा है, वही मैंने भी महसूस किया है। तो जी कविताएं जी तो जी जी। आपका आपने उसको एक अलग रूप में रखा है, लेकिन मुख्य रूप से ये आपका ये गद्य हाँ, ही है। कविता मैंने और आत्म सुख के लिए लिखी थी मैंने। ये आत्मसुख जो के कविता लिए, है और ना, ये मैंने वो तो आपकी आत्म सुख के लिए। जी हाँ, जी हाँ। अरविंद जी, वो तो आपकी कविताओं से लगा हमें। अच्छा, आपका जी सर, नाटक जी है कि तिष्ठरक्षिता का प्रतिशोध, तो ये जी सर, जी। क्या ये मंचीय नाटक है या आपने रेडियो के लिए लिखा है? इसके बारे ये में एक्चुअली बताइए। लिखा मैंने रेडियो के लिए था, लेकिन ये बहुत लंबा हो गया था, इसलिए रेडियो ने, आकाशवाणी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि ऐतिहासिक नाटक था और ये वो अशोक के टाइम से लिया हुआ था, और बहुत लंबा नाटक है। तो फिर धीरे धीरे इसको हमने मंचीय प्ले पे खेलवाना शुरू किया। तो अलवर में इसके नाटक हुए, फिर दिल्ली में मंडी हाउस पे इसका नाटक हुआ, इसका प्ले खेला गया। और इसमें संशोधन भी काफी किए, जैसे जैसे लोगों ने बताया कि भाई मंचीय में थोड़ा सा इसको शॉर्ट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। लेकिन इसकी मैंने बुकलेट छपवा ली थी, इसलिए जो मांगता था मैं उसको भेज देता था, भाई आप इस पर प्ले करिए। इसकी एक ये तिश रक्षा थी और दास्तान निकाह की। एक मैंने हरियाणवी और राजस्थानी मिक्स का नाटक भी लिखा था, वो बहुत मंच, उसका मंचन बहुत हुआ था हरियाणी नाटक का, कि जागीरदार जी भैंस तो भाग गई। एक था, हास्य नाटक था, और हाँ, बहुत लोग हंसते थे, क्योंकि हरियाणवी बोली में था वो। हाँ, तो इसलिए उसकी उसमें हंसते भी काफी लोग थे, है ना। और फिर चूंकि मैंने बताया, वो नाटक से मेरा रुझान धीरे धीरे कम हो गया, मैं दिल्ली से इधर आ गया। तो यहाँ इतना था नहीं, यहाँ पर नाटक का नौटंकियों का। तो मैं रुझान दूसरे जगह चला गया। तो वो 3 के बाद फिर चौथा नाटक मैंने लिखा ही। उसके बाद फिर वो एपिसोड ही बंद हो गया, वो बंद हो ये नाटक क्या गया। अब केवल वो नाटक लेखन तक ही आपने अपने आप को सीमित रखा, या रंगमंच के साथ भी आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े? नहीं नहीं नहीं, मैं मंचन भी करता था, मैंने मंचन करता था। मैंने फेसबुक पे फोटो डाली है, पुरानी मंचन की, मंचस्थ की मैंने फोटो में डाली है। ये कुणाल का ये जो पार्ट है, मैं ही अदा करता था शिष्य रक्षिता के प्रतिशोध में। जो अच्छा जी, क्या उस जमाने में कुणाल का पार्ट मैं ही अदा करता था, है ना, क्योंकि उस समय शक्ल सूरत मेरी मिलती थी। किसी किसी तो किसी नाटक ग्रुप के साथ जुड़े थे, या व्यक्तिगत आपने अपने नहीं, पर्सनल लेवल? उस समय ऐसे नाटक ग्रुप कोई विशेष थे नहीं जहां मैं रहता था ना। इप्टा जरूर था, लेकिन इप्टा के साथ मैं जुड़ा नहीं था। हालांकि मेरे कई यार दोस्त इप्टा के भी थे उसमें,
बाकी और कोई नाटक ग्रुप नहीं था वो। अब काफी हो गए हैं। जैसे बीकानेर में अशोक जोशी जी चलाते हैं, जयपुर में भी हमारे 3-4 ईश्वर दत्त जी माथुर साहब हैं, और हैं, वो चलाते हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन मैं चूंकि अब वो उधर से ध्यान ही हट गया था, तो अब मैं जुड़ा नहीं फिर उसके बाद से ना। अब कभी देखो ईश्वर ने चाहा तो फिर कुछ कलम चलाएंगे। ईश्वर ने चाहा तो। ये पुस्तक तो आपके सामने होगी, ये तिशिरक्षिता वाली। नहीं, ये बुकलेट है। ये बुकलेट नहीं तो वो आपके, बहुत पुरानी। हाँ, ये नहीं अभी बहुत पुरानी नहीं आपके यहाँ समक्ष यहाँ है पर क्या अभी? यहाँ पर इसकी नहीं पांडुलिपि तो मेरे पास नीचे पड़ी है। पढ़ी है, पांडुलिपि अभी है सामने है। मैं चाहता हूँ कि जो नहीं नोट नहीं नहीं, आपने यहाँ लिया है। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा नीचे अच्छा। जाना पड़ेगा। तो कोई कुछ तो याद नीचे है, जाना। कोई संवाद वगैरह जो आपने, आप कह रहे हैं ना कि आपने। ओहो, मैं तो ऐसा बहुत लंबे लंबे संवाद है, इस समय दिमाग में नहीं है, क्योंकि उसके आप कहो तो मैं पांडुलिपि नीचे से नहीं नहीं लाऊं कोई ले। बात नहीं, तो वो अरे मैं चाहता था कि इसमें आप थोड़ा सा हाँ जो आपका आपकी भूमिका रही है उसको आप यहाँ जी थोड़ा सा जी। यहाँ हाँ, हमारे क्योंकि मंच पर ये रखेंगे। क्योंकि ये चीजें 30 साल पुरानी हैं। ये तो 30 साल पहले सब मैंने छपवाए थे, और नाटक भी वो मेरे 30 साल पहले के हैं सारे सारे। और ये फोटो जो मैंने डाली इसमें सारी ब्लैक एंड व्हाइट है, उस समय कलर चलती नहीं थी। मंच की जो नाटक फोटो डाली हुई ना, सारी ब्लैक एंड व्हाइट है। नहीं नहीं, स्वाभाविक रूप बाकी से थोड़ा। उन दिनों। जी जी जी। हाँ तो जब आप जी जी जी। फिर आप फिर वापस आप जब आप दिल्ली में थे तो जयपुर वापस लौट आए, तो फिर वहां पर क्या आपकी किस एक तो बैंक में तो थे ही आप, और आपने जैसा कि हाँ कहा जी उतना समय नहीं मिल पाता था, उतना लेखन जी कार्य जी इन जी। चीजों में आप हाँ, ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। तो जी जी बाद जी। में क्या किस तरह की गतिविधियां आपकी रही? बस वहाँ कभी कभी लेख लिख लेता था, बाकी कविताएं मैं रेगुलर लिखता था अपने शौक के लिए। कुछ अच्छी हो जाती थी, कुछ खराब हो जाती, अच्छी हो जाती थी उनको एक साइड रख लेता था, है ना। और बस वो कभी छपवाने का सोचा नहीं था उनको। लेकिन अब चूंकि कोरोना टाइम में कुछ काम ही नहीं था, तो ये तो भाई इनको इनको थोड़ा सा ठीक करके, और जो कुछ और लिख कर इनकी एक बुक तैयार कर लें अपन, करवा लें इसकी तैयार। और फिर उसी उसी सीरीज में फिर एक दूसरी किताब भी तैयार हो गई, वो लघु कथाओं की। जो लघु कथाएं है ना, वो बहुत अच्छी किताब होगी वो जब छपेगी ना, तो वो मर्म को छूती हुई है सारी कथाएं। गृहस्थी के मर्म को छूती है लघु कथाओं लेकिन का जो मतलब अभी वो संग्रह। कब तक संभावना है ये, वो? ये सर दीपावली पे आ जाएगी, ये दोनों ही आ जाएंगे, दीपावली तक अनादि और ये आपने, तो क्या उसका लघु क्या कथा। रखा, किताब का क्या नाम है? इसकी जो लघु कथा है, जी जी जी। खिड़की, हाँ, खिड़की से बाहर के पेड़ का घोंसला, इसका एक लंबा नाम रखा है, खिड़की बहुत से लंबा बाहर नाम के रखा है, पेड़। खिड़की हाँ, से इसके बाहर। वो एक मार्मिक कथा है, वो उसके ऊपर रखा है, एक कथा का शीर्षक है ये, जिसमें एक क्या वृद्ध है। इसमें क्या है, बताएं? एक वृद्ध हैं दो, वो अपने घर पे रहे, उनके बेटे बाहर चले गए हैं, उनको है ना, बाहर नौकरी कर रहे हैं, और वो बहुत कम आते हैं उनके पास। तो वो सामने एक पेड़ होता है, खिड़की के सामने एक पेड़ होता है, उस पर एक चिड़िया घोंसला बनाती है, और क्या उस बात है। घोंसले में वो अंडे देती है, उसमें 2 बच्चे निकलते हैं। तो चिड़िया उनको बड़े प्यार से उनको खिलाती है। तो जैसे ही वो बड़े होते हैं बच्चे, वो फुर्र हो जाते हैं, और चिड़िया फिर अकेली गई, चिड़िया और चिड़े दोनों अकेले से निराश से बैठे रहते हैं। तो वहां पे उसका मेल बैठाया उनको, उन मम्मी पापा को जो वहां बैठे रहते हैं। और फिर उनके 1-2 डायलॉग हैं लास्ट के, है ना, वो बड़े मार्मिक है। तो मैंने उस पर रखा है उसका नाम। बाकी तो और लघु कथाएं हैं, सारी घर गृहस्थी की मार्मिक चीजों से संबंधित ही है ना। तो उस मतलब पर आपने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान। जो जी जी वर्तमान परिवारों की जो स्थिति है, जो जी जी जिस तरह से बच्चे बाहर होते हैं, और वो जो आपने दृश्यांकन उसका किया सामने रखा है, बहुत जी जी मार्मिक जी। लघु कथा होनी चाहिए। तो और किस तरह की और लघु कथाएं हैं इसमें, कौन कौन से विषय आपने इसमें लिया है? इसमें एक मैंने लिया है, एक 2 परिवारों में विघटन हो जाता है, बीच में दीवार खिंच जाती है, जो शुरू से रहते थे। और एक परिवार में बिटिया की शादी होती है, और उस शादी में नेचुरली ना तो उनको बगल वाले जो उनके ताऊ जी हैं फैमिली, उनको बुलाया जाता है, क्योंकि बोलचाल ही खत्म हो गई है, और ना वो आते हैं। और बिटिया का सब कुछ हो जाता है, विदा होने वाली होती है बिटिया, विदा होके घर से निकलती है, और वो कार में बैठाने के लिए सब तैयार होते हैं, तो वो कार में बैठते बैठते ठिठक जाती है, और कहती है रुको, और फिर तेजी से चढ़कर वो अपने ताऊ की सीढ़ियां चढ़ जाती है। ये सुबह 4-5 बजे के आसपास ताऊ के मकान की सीढ़ियां चढ़ती है, और वहां पे दरवाजा खटखटाती है।
फिर वो सोते सोते उठते हैं दोनों, कौन है? उन्होंने कहा मैं आपकी बेटी हूँ, अपना नाम बताती है। वो दरवाजा खोलते हैं और फिर वो उनके पास जाकर रोती हुई कहती है, ताऊ मैं जा रही हूँ। उसके इतने कहने से ताऊ और ताई की रुलाई फूट उठती है जबरदस्त, और वो फिर तेजी से उसके साथ साथ आते हैं वहाँ शादी वाले घर में, बिना बुलाए, और आके वो उनके दूल्हे के पिता से तो उसके ताऊ जी लिपट जाते हैं, अरे बेटा इसको ध्यान रखना, मेरी फूल सी बेटी है, इसको इसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उनकी जो मिसेज है, मतलब ताई है, वो उनको समदम से कहती है, अरे मेरे इस बेटी को कभी कष्ट मत देना, कभी कोई दिक्कत हो तो आके मुझे मार लेना, लेकिन इसको कुछ मत बोलना। तो इस क्या तरह बात का है। एक व्यवहार, तो उस लड़की ने देखिए जाते जाते भी अपने परिवार को मिला दिया। ये बेटियों की कथा, एक बेटी की मैंने देखी है कि बेटियां किस तरह परिवार को जोड़ती हैं जाने जाने पर भी। तो इस तरह की और भी बहुत सारी उसमें कथाएं, देखते हैं लेकिन कितना पसंद आती हैं। अरविंद जी, जो आपने ये दो लघु कथाएं जो सुनाई, तो मेरे सामने जी इसका जी जी पिक्चराइजेशन, विजुअलाइजेशन आ गया। ऐसा लग रहा है कि मेरे जी सामने एक लघु लघु फिल्म चल रही है। तो बहुत जी बढ़िया, सर जी बहुत अच्छा। और इसको निश्चित रूप से अगर आप इसमें थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बन सकती है। जैसे दो लघु जी कथाएं जो आपने सुनाई, एक तो जी जो जी सर वो पेड़ वाला जिसमें चिड़िया के बच्चे होते हैं, जी क्या बात है। ये तो आज की जी जी वर्तमान स्थिति है, परिस्थितियों पर आपने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और जी दूसरा जो जी ये बिटिया वाला जो है पारिवारिक दृश्य जो पेश किया आपने, क्या बात है। जी इसमें जी बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि सामने पूरे दृश्य खुल गए। और जी हम जैसे जब आप सुना रहे थे तो मैं कानों से देख रहा था उसको, उन दृश्यों को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जी बहुत अच्छा। तो हमें इंतजार रहेगा आपके इस संग्रह का। तो आप कह रहे हैं कि निश्चित दीपावली तक ये संग्रह आने वाला है, तो जी फिर सर जी आइए, फिर हम इस पर कार्यक्रम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, और अच्छा, जी सर दूसरा जो आपका नाटक है ये भी दास्तान-ए निकाह, ये भी बहुत ही आपका चर्चित रहा है। हाँ हाँ ये हास्य नाटक है। ये अच्छा, भी अच्छा, हास्य अच्छा। नाटक है। इसमें शादियों में किस तरह दलाल आते हैं, किस तरह कराते हैं। पहले कोई जमाने में नाई हुआ करते थे जो शादियां कराते थे, ये उस पर आधारित है। गाँव में जो नाई और नारायण होते थे ना, जो रिश्ते लाते थे, ये उस पर जी, जी, जी। आधारित है। और ये भी हास्य नाटिका है, हास्य नाटिका है चलिए, ये भी, बहुत अच्छी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो और दोनों जी इसका भी मंचन हुआ है कहीं पर? हाँ, इनका ये कोई छोटे नाटक है ना, इनका ज्यादा हुआ है। इनके तो बल्कि स्कूलों के कार्यक्रमों में भी हुए हैं, कई स्कूलों के कार्यक्रम में भी होते हैं, क्योंकि छोटे नाटक हैं दोनों। हाँ, अच्छा, वो बड़े में तो अरविंद जी, बहुत। बैंक से जी आप सर, कब रिटायर हुए हैं? बैंक से सर मैं 19 में हुआ, जुलाई 19 में। जुलाई 19 में हुए हैं। उसके बाद 20 और 20 से तो ये जो कोरोना वाली परेशानी शुरू हुई है, हाँ और लोग हाँ घरों में कैद हो गए, बाहर नहीं आ पा जी रहे सर थे। पूरा जीवन जी सर का जो सही अर्थ है, वो कोरोना ने जी सिखाया हाँ आदमी को, भैया जी ये है असली जीवन। तो इसकी परिभाषा ये है। तो आपके 2 साल जैसे ये कोरोना के कैसे बीते, क्या-क्या आपका कुछ लेखन विशेष हुआ इसमें? क्या-क्या गतिविधियाँ रही आपकी? बस कोरोना में ये दोनों किताबें जो कविता वाली थी ना, ये पूरी हुई हैं सब। इसका एक बेनिफिट तो ये हुआ है ना, कि दोनों किताब, क्योंकि कोरोना पे मैंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, गंगा गंगा को संबोधित करते हुए। कोरोना वो पे बहुत सुनाइए ना, मार्मिक कविता सुनाइए, वो पसंद। कविता सुनाइए, वो कविता सुनाइए आप। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो लगेगा। अगर अभी समय तो। बीएल डॉक्टर बीएल आच्छा जी जुड़े हुए हैं। आशमा कौल जी अच्छा जुड़ी अच्छा हुई, प्रियंवदा पांडे, सब लोग आपको, सदानंद मिश्र जी, आशुतोष रैना जी, जी सब जी लोग आपको सुन रहे हैं, सब मित्र हमारे सुन रहे हैं आपको। जी सर जी सर। ये कोरोना की जो आप कह रहे हैं उस पर आपने कविता लिखी है, हाँ, उसको आप। मैंने जी, लिखी थी। जी हाँ जी। जी। ये है, तू भी रोले जरा सा गंगा, धर 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 पृथ्वी आज तू क्यों थर्राई, अनगिनत शवों को आंचल में ले समाई, गंगा तूने अब यूं नजरें ऐसी क्यों चुराई, देख आज के भागीरथ को आंखें भी शर्माई। क्या बात है। सुन सुन रे ब्रह्म महाकाल, आज तुझसे है सवाल, यह कैसा राज बेहाल, राजा सोया नींद की जाल। जब गंगा में शव बह रहे बहे जा रहे थे ना, ये तब की कविता है। राजा सोया नींद के जाल, यहाँ राजसूय यज्ञ का बंधा मचान, यज्ञ वेदी का रूप बना हर शमशान,
लाशों की आहुति का इधर विधान, मंत्र वेदता बन बैठे यहाँ सारे शैतान। गंगा तेरा सदियों से हो रहा इतिहास संवाद, देखा क्या तूने कभी ऐसा दुखद राजोन्माद। सुना था या कभी तूने हर्ष चंद्रगुप्त का सिंहनाद, आज देख छाती ने फटी तेरी ये प्रजा आर्तनाद। तूने तो चंद्रगुप्त और हर्ष का सिंहनाद देखा हुआ है, आज ये प्रजा का आर्तनाद देख के तेरी छाती नहीं फटी। कर आज तू शिव आह्वान है मोक्षदायिनी गंगा, कर तू आज शिव आह्वान हे मोक्षदायिनी गंगा। 130 करोड़ सागर सूतों को त्राण दो गंगा, तू ही अब सहारा हे प्राणदायिनी देवी चिर गंगा। यहाँ भारत में तो शासन विफल हो गया मां गंगा, रोले बहाले दो आंसू तू भी है सदा नीरा गंगा। हर घर की चित्कार सुन कान ढकले तू गंगा। लाशों के अंबार बोझ को ले बहती थकी नहीं तू गंगा, कर प्रतीक्षा अभी अस्थियों का प्रवाह आ रहा गंगा। अभी अस्थियों का और प्रवाह आएगा, प्रतीक्षा कर। जय जय गंगे जय नर्मदा जय जमुना मैया, हाय अब हिंद के लोगों का नहीं कोई खवैया। महाकाल तू मत कर क्रोध हम तो हैं बेचरिया, क्रूर दोषियों को पहचानो सृष्टि के रचैया। तू भी रोले जरा सा गंगा। ये मैंने इसका लिखा। क्या बात है, बहुत बड़े, बहुत मार्मिक कविता है। जो उन दिनों का चित्र था, उन दिनों की जो परिस्थितियां थी, उन दिनों की जो यातना थी, त्रासदी थी, आपने अपनी इस कविता में व्यक्त की है। और अभी आप विशेष क्या आजकल आपकी रचनात्मकता चल रही है, क्या क्या आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी? अभी क्या है, पिछले एक महीने से तो पिछले एक महीने से मैंने क्या किया है कि जो अभी जो नवीन लेखक है ना, मैं इनकी पुस्तकें मंगा रहा हूँ, मंगा के पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो हाँ, तो मैं अमेजन से इनकी पुस्तक, मैं अमेजन से मंगाना सीख गया, अभी सीखा हूँ, पहले मुझे नहीं आता था, है ना। तो अब मैं अमेजन से मेरे हर तीसरे दिन कोई ना कोई पुस्तक आती है ना, और मैं अभी इनको पढ़ रहा हूँ अभी तो मैं। और कुछ पुरानी पुस्तकें रह गई थी जो मुझे कभी मिल नहीं रही थी, है ना, वो अब अमेजन पे मुझे मिल गई। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का कली आया है मेरे पास। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो उसको ये कली आया और मैं इसको आज रात से पढ़ना शुरू करूंगा। अरे वाह वाह। तो इसी तरह, है ना, तो इसी तरह की बहुत, जैसे मेगस्थनीज कई किताब मेरे को नहीं मिल रही थी, अब मिल गई अमेजन के थ्रू। ये मोबाइल को बंद तो करिए अरविंद जी, मोबाइल गई उधर, नहीं गया वो उधर, हाँ हो गया। जी 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 जी। वो तो और कौन कौन सी पुस्तक मंगाई आपने? अभी मैंने देखिए मंगाई है, ये श्रीलाल शुक्ल की मंगाई है, और इत सिंह की कथा यात्रा, भारत यात्रा। इत सिंह जो चाइनीज वो था, एक मेगस्थनीज का भारत वर्णन। थोड़ा सा और एक मैंने मोबाइल को संभालिए थोड़ा सा, बीच में थोड़ा सा नीचे। हाँ, आप नीचे रखा। हाँ बस, बिल्कुल, बस ठीक है, ठीक है। मेगस्थनीज का भारत वर्णन। जी जी जी, अब ठीक है, मेगस्थनीज का भारत वर्णन ये आ गया। और कल शायद वो आ जाएगी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की, उसका मैंने ऑर्डर कर दिया, कल आ जाएगी, है ना। और फिर हमारी जो नई लेखिकाएं, जैसे उनकी 2 किताबें कल आई मेरे पास, तो मैं एक बैठे सर, कोई बात नहीं। अभी एक कल ही आई है, देश मेरा रंगरेज, ये मैंने मंगाई है, प्रीति अज्ञात जी ने लिखी। हाँ का है। 1 दिसंबर संजोग आभा श्रीवास्तव जी ने दिए। तो 2 मैंने ये नई लेखिकाओं की, नई तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन हाँ आजकल की लेखिकाओं की किताबें मंगाई है। बहुत बढ़िया, बहुत इनका रास्ता। जी जी। अच्छा, अब हम आपके जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष पर बात करना चाहेंगे। वो है कि आपने बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए हैं, उसमें भी आप संलग्न रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आपके जो एनजीओज के साथ, या जो आपके और इस तरह के जो आपकी गतिविधियां रही हैं, क्या अनुभव रहा है आपका? क्या क्या किन कार्यों में आप ज्यादा व्यस्त रहे हैं? नहीं, उनमें आनंद आता है, एक्चुअली उनमें भी आनंद आता है, क्योंकि मेरा जो एनजीओ है सिविलियंस राइट्स एंड एम्यूनिटी वॉच, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, इसमें हम लोग गवर्नमेंट प्रजा की प्रॉब्लम्स देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हमारी, कहीं सड़क की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है,
लीगल एड की प्रॉब्लम है, लड़कियों की प्रॉब्लम है, तो हम लोग कोई संघर्ष वगैरह इसमें नहीं करते, हम लोग केवल पत्र लिखते हैं इसमें, संबंधित अधिकारियों को, संबंधित सरकार को, न्यायपालिका को रिट के रूप में पत्र लिखते हैं। तो इससे बड़ा आनंद आता है जब लोगों के काम होते हैं ना, कहीं की स्कूल की बिल्डिंग टूट गई है उसके बारे में कार्रवाई करना, है ना, या लड़कियों के लिए टॉयलेट्स नहीं है उसके उसके बारे में कार्रवाई करना, तो ये एक बहुत आनंद आता है इस काम में। और दूसरी जो सोशल संस्था है उसमें एक हमारे कायस्थ समाज का संस्था है, राष्ट्रीय कायस्थ महापरिषद, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो उसके काम भी मुझे देखने होते हैं। वो थोड़ा सा अलग टाइप का काम है, समाज जाति वाला काम, वो थोड़ा अलग है, उसमें कई मुद्दे आ जाते हैं, तो वो देखने पड़ते हैं। उसमें टूरिंग काफी हो जाती है, मीटिंग्स वगैरह की, इंडिया पूरे भारत में घूमना पड़ जाता है। फिर बैंक का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो बैंक की हमारे हर 3 महीने में एक मीटिंग होती है हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं, है ना, सेंट्रल कमेटी की, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ, नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तो मुझे वहां जाना पड़ता है। वो हर 3 महीने में उनका फिक्स है, कहीं ना कहीं होता है, तो यूं करके टाइम तो, निकल जाता है मेरा भी। तो कुछ साहित्यिक जी सर। संस्थाओं के साथ भी आप जुड़े होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ये जो नवीन और मध्यम हमारे साहित्यकार है जयपुर के, उन्हीं की एक संस्था है, जयपुर साहित्य संगीति, है ना, और वो उसमें काम काफी बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे, उसमें काम काफी बढ़ा रहे हैं हम धीरे धीरे। और उसकी अभी हम एक गोठ भी आयोजित कर रहे हैं अभी। गोठ का मतलब आप तो समझ, गोष्ठी जो होती है, यहाँ गोठ राजस्थान में गोठ कहते हैं, जहाँ दाल बाटी चूरमे का तो खाना और साथ में साहित्य वार्ता हो, है ना, तो ऐसी ऐसी गोठ हम अभी करेंगे 15 तारीख के बाद सोचा था, तो अभी 28-29 के आसपास इसका करने का है। तो जयपुर के जो हमारे साहित्यकार है, जो हमारे कांटेक्ट में है या जिनका हमारे पास कांटेक्ट नंबर है, उन सबको हम उसमें इनवाइट करेंगे, है ना। तो एक चर्चा वहां हो जाएगी, अच्छी खासी चर्चा हो जाएगी बातों की, उसमें सीनियर साहित्यकारों से भी मुलाकात का मौका मिलेगा सभी लोगों को, है ना। और जो नए नए साहित्यकार हैं जयपुर के, रंगकर्मी हैं या संगीतकार हैं या वादक हैं, उनसे भी मुलाकात का मौका मिलेगा। तो वो एक मंच हमने बना रखा है यहाँ पर, एक उस मंच के माध्यम से हम लोग आपस में मिल लेते हैं जब जब मौका मिलता है। अच्छा अरविंद जी, तो आपसे मैं एक बात जानना चाहूंगा, वो ये है कि आजकल के सोशल मीडिया के इस आपाधापी में आपको जी क्या लग रहा है कि जो पहले के देखिए ना, पहले जो हमारे पाठक हुआ करते थे वो बेताबी से इंतजार करते थे, करते रहते थे कि कब इस साहित्यकार की इनकी पुस्तक आएगी, कब हमें मिलेगी, कब हम पढ़ेंगे, जब उसके बारे में जिक्र किया जाता था। आजकल जी जी जी। पुस्तक छपने से पहले, प्रकाशित होने से पहले सब कुछ सोशल मीडिया पर आ जाता है, और सोशल मीडिया विचार पे नहीं है। चाहे फेसबुक हो चाहे, तो ऐसे समय में आपको क्या लग रहा है, पुस्तकों का जो सही पाठक होता है, क्या उसकी कमी होती जा रही है? जी और पुस्तक प्रकाशित होने के बाद जो उसको पाठक मिलना चाहिए, उसकी कमी हो रही है, तो इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये एक इस चुनौती सर, है एक साहित्यकार के सामने? नहीं, ये चुनौती भी है और अवसर भी है, दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि चुनौती तो इन सेंस है कि इस फेसबुक ने स्पेशली साहित्यकारों की बहुत लंबी जमात इकट्ठी कर दी, है ना। उसमें अच्छे भी साहित्यकार भी हैं और बहुत अच्छे भी और बहुत खराब भी, और खराब भी और बहुत खराब भी। तो जो नया पाठक जुड़ता है ना, वो ये सब जज नहीं कर पाता कि ये कौन सा तो अच्छा साहित्य है और कौन सा खराब साहित्य है। उसके लिए सारे साहित्य अच्छे होते हैं, जो खराब साहित्य है और वो बार बार उसमें रिपीट हो रहा है, तो वो कहेगा ये बहुत अच्छा साहित्य है, तो वो फिर उसी की नकल करता है, अगर साहित्यकार बनना पड़ता है। तो फिर वो एक लेवल बहुत नीचे गिर जाता है इस चीज का। और अवसर ये है कि प्रकाशकों के पास आपकी पुस्तक छपे या आपकी रचना छपे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि प्रकाशन का धंधा बहुत कमजोर हो गया। पहले जैसा लाभदायक भी रहा, जो कुछ बड़े खिलाड़ी हैं वही इसमें कामयाब हो सकते हैं, जो बीच के और छोटे खिलाड़ी हैं वो इसमें इतने कामयाब नहीं हो सकते। तो प्रकाशन का धंधा इतना बढ़िया नहीं है, तो इसलिए आपकी किताब छापने से मना भी हो जाती है। फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपके पास पाठकों तक पहुंचने का जरिया सोशल मीडिया ही है ना। सोशल मीडिया से कम से कम आपने जो मेहनत करी वो आप पहुंचा सकते हैं। तो इसके प्लस और माइनस दोनों ही चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि हमारे यहाँ पाठक कम हो गए, पाठक भी कम हो गए और खरीद के पढ़ने वाले और भी कम हो गए। जब खरीद के पढ़ने वाले कम हो जाएंगे तो फिर ये जो छपाई का काम है, बुक को यूं खोल के पढ़ने का जो आनंद है वो खत्म हो गया।
आज हम सोशल मीडिया पे किताब पढ़ लें या नेट पे किताब पढ़ लें, उसमें वो आनंद नहीं आ सकता जो हम किताब को यूं रख के और आधा लेट के उसको पढ़े और पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी नींद आ जाए। वो जो आनंद होता है ना साहित्य पढ़ने का, सब लोग भूल रहे हैं। वो मिल ही नहीं रहा लोगों को, क्योंकि किताबें आ नहीं रही हैं। किताबें ज्यादातर सोशल मीडिया पे चली जाती है और उनका आधा से ज्यादा हिस्सा तो वहां हम पढ़ ही लेते हैं, तो इसलिए चार्म नहीं रहता उनको खरीदने का। और खरीद भी लें तो इतना समय नहीं मिलता बहुत लोगों को कि भाई उसको पढ़ें हम, जब वो खुद भी उनको लिखना होता है और भी काम करने होते हैं। तो ये जो पाठक वर्ग है ना, ये वर्चुअल पाठक वर्ग तो बढ़ रहा है, लेकिन जो किताबों को सही मायने में जो हम पढ़ें और उसको मनन करें, ढूंढें उसको, वो पाठक वर्ग बहुत कमजोर हो रहा है। ये चिंता का विषय है। इस पे जो आप लोग वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इन पे सोचना आप लोगों को पड़ेगा और कोई ना कोई इसका निदान निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं, बहुत साहित्य तो फिर वो। जी सर, जी नहीं, सर, जी बहुत सर। बहुत बहुत गंभीर बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। अब देखिए जी जी अरविंद जी, पहले ये होता था कि जब आप किसी जहाँ पर पुस्तकें होती थी, आप पुस्तकें लाते थे, खरीद के लाते थे, और उसके बाद जी जब जी आप हाथ में लेकर चलते थे, आज मैंने इस साहित्यकार की पुस्तक ली है, और घर जी जाकर बड़े ताव चाव से आप उसको पढ़ते थे। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाती थी। आप रात रात भर बैठ के और वो पढ़ते रहते थे, और जो उसका सुख होता था, जो आनंद आता जी था, जी वो जी आहिस्ता जी आहिस्ता लुप्त होता जा रहा है। और जी सोशल सर। मीडिया पे आप कहीं पर भी, फेसबुक खोलिए, कोई भी आप गूगल में जाइए, उसमें जाइए, आपको तो सब कुछ रेडीमेड मिलता है। वो परिश्रम आपको नहीं करना पड़ता है उस साहित्य तक पहुंचने के लिए, उस साहित्यकार तक पहुंचने के लिए, उस किताब तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो तुरंत आपके पास यकीनन। उपलब्ध है। पुस्तक पुस्तक आकार के रूप में आने से पहले वो पुस्तक सब कुछ सोशल मीडिया पर आ गई होती है, उसका कंटेंट सब कुछ आ गया होता है। तो जी 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 ये थोड़ा सा चिंता की बात तो है ही। और खास बिल्कुल। करके जो विशेषकर आपने पाठक के बारे में कहा, एक गंभीर जी पाठक जो होता है, जी उसका जी अभाव हो रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये रहा तो हम आपके साहित्यिक जीवन में आपकी सांस्कृतिक, खास करके जो आपकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्राएं रही हैं, तो मेरा निवेदन है जी आपको सर जी। उसको आप अगर जो कुछ आपने, मैं आपसे वो पुस्तक लेना चाहूंगा, अच्छा लगेगा। मैं और मैं भेजूंगा। अच्छा, अब और क्या रुचि है आपकी? जैसे कई लोग, कई मित्र हमारे जो साहित्यकार मित्र हैं, उनको संगीत में रुचि होती है, या किसी को कला में, पेंटिंग में रुचि होती है। आपकी क्या विशेष रुचि है साहित्य तक, मैं साहित्य को छोड़? सर शास्त्रीय संगीत में, गायन में और वादन में, वो सुनने की रुचि है। तो मैं कोई भी इवेंट नहीं छोड़ता हूँ, जो अगर मेरे को समय हो तो मैं उसमें नहीं जाऊं। मैं शास्त्रीय संगीत का बहुत कम इवेंट है, जो बड़े इवेंट है मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं हरिद्वार में या बनारस में जो संगीत हुए, मैं वहां तक भी गया हूँ। और मैंने एक जयपुर में एक बार आयोजन भी किया था, बनारस की पूरी संगीत में शास्त्रीय संगीत की मंडली को बुलाया था। और वृंदावन में पहले हरिदास संगीत समारोह होता था, 3-4 मैंने भी उसमें अटेंड किया। जयपुर में अटेंड करते रहता हूँ। और मेरे को शास्त्रीय संगीत सुनने में आनंद आता है, और मैं इसमें मोबाइल पे भी वही सुनता हूँ शाम रात के टाइम। कहीं नहीं, ना आप तो जैसा। सुनते भी हैं, और आप स्वयं गाते भी हैं, अच्छा गाते हैं। हाँ, मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा बहुत, लेकिन वो इतना परफेक्शन नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर नहीं रहा ना मैं। हाँ हाँ, उसके आधार पर मैं लिख काफी लेता हूँ, रागों के मैं आधार पर मैंने लिखा काफी है। अरविंद जी, ये लेकिन चूंकि कार्यक्रम तो अधूरा रहेगा, आपसे थोड़ा बहुत सुनना चाहेंगे। आप जरा अपने मित्र देखिए, बहुत सारे मित्र आपसे जुड़े हैं, फरमाइश कर रहे हैं। आशा सर कौल जी जुड़ी है, महाराकृष्ण भरत, जी डॉक्टर सर। महाराकृष्ण भरत जी जुड़े हैं, सदानंद मिश्र जी हाँ, जुड़े हैं, प्रेमवदा जी जुड़ी है, निमी रैना जी जुड़ी है, बहुत सारे। आशा जी तो लगभग जुड़े हैं आपके कार्यक्रम के साथ। आप थोड़ा बहुत सुनाइए, जी सर। अच्छा लगे। उसके बगैर तो ये सर कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। वो मेरी मेरी क्या आदत है, वो एक सितार जब को साथ है ना, तो मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले कर लेता हूँ। और अभी मैं अरे आपके सामने बैठा हूँ तो वो नहीं। अरे अरे, सितार वितार रहने दीजिए ना अभी, ऐसे अब थोड़ा सर बहुत सुनाइए, सर सुनाइए। सर आज रहने दीजिए शास्त्रीय संगीत का, अरे उसके लिए थोड़ा बहुत तो उसी हिसाब से। सुनिए अरविंद जी, अब मेरी ये थोड़ा बहुत सुनाइए, थोड़ा बहुत। सर सर बताइए कौन कौन सा राग सुनेंगे आप? जो राग आपको, जो आपको पसंद है, और जो आपको इस समय थोड़े से सहजता जिसमें आपको रहेगी। देखिए, मैं तो राग तो कई है, लेकिन इस समय जो, अच्छा,
हमारे यहाँ ये भी है ना प्रथा के समय के हिसाब से राग को भी गाया जाता है, लेकिन उसका हाँ आप हाँ थोड़ा हाँ। सा कोई चिंता ना करें, जो आपको सुविधाजनक लगे वो सुनाइए। एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ। हाँ सर, सर बहुत 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 अच्छा लगेगा मुझे। एक है ठुमरी है ना। क्या बात है। न मानो मैं तो प्रीत लगाऊंगी, प्रीत लगाऊंगी। न मानो मैं तो प्रीत लगाऊंगी, प्रीत लगाऊं। जग की कौन, जग की कौन करे परवाही, मैं तो बिन मैं तो बिंद्रावन जाऊंगी। न मानो मैं तो प्रीत लगाऊंगी, प्रीत लगाऊं। ये सिंधी भैरवी में है, तो लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ नहीं पाएगा अभी। मैं तो सांस लगाऊं प्रीतम, मैं तो सांस लगाऊं प्रीतम। सूहर पल हर रात को कहा कहे, मैं तो जमुना तीर जाऊंगी, तीर न जाऊंगी। मैं तो बिंद्रावन जाऊंगी। थैंक यू। आगे बहुत लंबा है ये। अब क्या बात है। साथ में अगर कुछ होता ना तो थोड़ा सा ये तो उतार चढ़ाव हो चलिए जाता। अरविंद जी, ये तो आपने हम्म, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से सुनाया, लेकिन अब जी जी जी। मेरी फरमाइश तो पूरा करिए, उसमें कुछ सुनाइए थोड़ा बहुत। मैं राग का नाम तो हाँ बताऊंगा, जो मुझे हाँ। मेरा प्रिय राग है वो अहिर भैरव कौन में सा कुछ सुना। बताइए। अहिर भैरव में कुछ सुनाइए थोड़ा सा। मेरे को एक मिनट। अहिर भैरव में मेरे को इतनी वो आदत नहीं है। राग राग मधुबंती मुल्तानी भीम पलासी मैं कुछ कर सकता हूँ मैं, क्या सुनाइए क्योंकि सुनाइए, ये सारे चलिए सारे राग है ना, जब तक मेरा गुरु कोई नहीं बैठा हो ना तो मेरे से निकलता नहीं है। जो चलिए मेरे को जो सिखाने वाले साथ में हो ना तब तब निकलता है। चलिए जो 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 भी आपको और जी। हाँ, तो मैं राग मधुबंती में एक रात्रि का प्रहर है ये, इसमें इसमें क्या मैं सुना क्या बहुत सुंदर। गजरा न बांधो, गजरा न बांधो सजनी, सजनी सजनी, गजरा न बांधो सजनी, केश भंवरिया। गजरा न बांधो सजनी, केश भंवरिया। उलझ गया मैं तो, उलझ गया मैं तो, अटको न नजरिया। गजरा न बांधो सजनी, केश भंवरिया। गजरा न बांधो सजनी, केश भंवरिया, केश भंवरिया। भरम में काहे मोहे डालो सजनिया, डालो सजनिया। गजरा न बांधो सजनी, केश भंवरिया। वो अलाप नहीं ले रहा मैं, वो अलाप लूंगा तो फिर बैठेगा नहीं। जी 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 जी। गजरा न बांधो सजनी, केश भंवरिया, केश भंवरिया। जाने दे मोहे मुझे, जाना शहरिया, जाना शहरिया। गजरा न बांधो सजनी, केश भंवरी। ये रघुवन राग मधुबंती है जिसमें फ्लैट आता है बिल्कुल, तो गले पे जोर भी नहीं पड़ता, और रात्रि का पहरे से जोर से भी इसको नहीं गाते, इसलिए मैंने इसको गा दिया, वरना तो बहुत राग बहुत लंबे जाते हैं दूसरे राग।
इसलिए थोड़ा सा क्या इजी था मुझे गाने के लिए, है ना। बहुत बहुत देखिए, अब तो इसमें अब मेरा कार्यक्रम ये अब कंप्लीट हुआ, यानी पूर्ण हुआ, इसलिए कि जी अब देखिए, संगीत, साहित्य और संगीत, ये तो मतलब जी दोनों महत्वपूर्ण अंग है हमारी कला के। अब जी प्रियंवदा जी लिख रही, क्या बात, कला के विविध रूप एक साथ, यानी अरविंद जी, कहाँ साहित्य, कहाँ आध्यात्म, कहाँ हिमालय, कहाँ संगीत, कहाँ, क्या बात है। आप तो, अब तो गागर में सागर है प्रभु। हाँ। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो बस आत्म सुख के लिए, भाई ये जीवन है तो इसमें हर जगह कहीं ना कहीं हाथ रख लो, थोड़ा कहीं ज्यादा, बस मेरा तो यही एक वो है, संकल्प रहा है कि जीवन की हर विधा को एक बार टच कर लो आप। अंदर गहन में नहीं जा सकते, लेकिन टच करो ताकि संतुष्टि रहे कि हाँ, कि हमने ये सब समझा सुना, है ना। आप गहन में नहीं जा सकते, आपकी अपनी क्षमता नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन आप टच तो कर ही सकते हैं। तो मैंने टच करने की कोशिश करी है सबको, बस इतना ही है। नहीं, जिस तरह जी की सर। अरविंद जी आपकी रुचियां हैं, मैं जी अब सर। अंत में आपसे आग्रह करता हूं, जो हमारे जी सर। युवा युवा लोग हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो जी संदेश तो सर। नहीं कहूंगा, लेकिन आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा उनको, उनके लिए, कि इन जो ये साहित्य है, संगीत है, इसकी तरफ ज्यादातर रुचि रखने के लिए, खास करके जो हमारा पुराना साहित्य है, जो हमारे जी। जो हमारे क्लासिक्स हैं, उनकी तरफ रुचि पैदा करने के लिए, क्या उनके लिए दो बातें तो कहिए। नहीं, बच्चे आज के बहुत इंटेलिजेंट हैं और बहुत समझदार बच्चे हैं, आज की जो पीढ़ी है। और थोड़ा सा उनका डिरेलमेंट सर जरूर हुआ है इसमें, लेटेस्ट सर सर टेक्नोलॉजी की वजह से। परेशानी ये है ना, वो ज्यादा सोशल मीडिया पर ही निर्भर रहते हैं, किताबें तो ये जो लाते नहीं है, पढ़ते नहीं है, वो तो, जरूरी है। तो इसीलिए जब हमारे ये नई पीढ़ी थोड़ी हमारी भारतीय परंपराओं को अंगीकार कर लेगी, उसका थोड़ा सा कम रूप ही, तो ये सब साहित्य संगीत ये सब उनके अंगीकार हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए बेसिक चीज है, वो भारतीय परंपराओं को अंगीकार करें। और ये क्या उनको अंगीकार कराने के लिए हमारे माता पिता की, उनके माता पिता की ड्यूटी होती है, और उनके गुरुजनों की भी ड्यूटी होती है, सरकार की भी ड्यूटी होती है, समाज की भी ड्यूटी होती है। सब लोग अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे तो जाके ये काम होगा। बड़ा क्लिष्ट काम है ये, क्लिष्ट काम है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं वो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ, और 2020 की तरफ भाग रहे हैं। एक्चुअली 2020 वाला मामला हो गया ये बात है, टेस्ट मैच का होता सही तो सब कुछ हो जाता। सही उपमा दी आपने, सही बात है। जी जी जी। अब तो टेस्ट मैच से 2020 हो गया, तो इसलिए 2020 में ही जो फटाफट फटाफट हो गया, यानी बस वो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही, सौभाग्य की बात रही, आज आप हमारे साथ जुड़े। अन्नदा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कह रही है शॉर्टकट, उन्होंने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, शॉर्टकट। लोग आज शॉर्टकट कर रहे हैं, शॉर्टकट में ही सब कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है फिर। क्या बात है। बिल्कुल। तो अच्छा, जो हमारे मित्र आपका ये कार्यक्रम देख रहे थे, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप, अरविंद जी। बस मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने 1 घंटा सवा घंटा निकाला, आपने मेरे को सुना, क्योंकि मैं ना तो कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठित साहित्यकार हूँ, ना मैं कोई भाषा वैज्ञानिक हूँ। मैं एक सामान्य, जैसे भारतीय होते हैं साहित्यकार, मैं उन्हीं की श्रेणी में हूँ, और कलाकार भी उन्हीं की श्रेणी में हूँ। बहुत किसी हाई फाई उसमें मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे सुना, अ, प्रेरणा दी मुझे, आप लोगों से मुझे प्रेरणा मिली, और आप लोगों ने धैर्य रखा मेरी सब चीजों को समझने का, और निकलवाया मेरे से, खासकर रैना साहब ने बहुत सारी चीजें निकलवा दी मेरे से, जो शायद मैं घर परिवार में कभी प्रकट नहीं की होंगी मैंने ऐसी चीज, तो लेकिन आपने मेरे से बहुत सारी चीजें निकलवाई, और उससे मुझे लगा कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, है ना, और भी कुछ ज्यादा कर सकता हूँ। तो निश्चित रूप से इसका एक फर्क पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। और मैं अभी मेरे मुझे बुक्स निकल जाए, उसके बाद फिर मैं लेखन को और आगे बढ़ाऊंगा, अपने लेखन को भी और अपने शौक को भी आगे बढ़ाऊंगा, है ना। और मैं क्या आप बात है, सबका बहुत आभारी हूँ बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। अच्छा। तो अरविंद जी, आप जब कार्यक्रम के बाद इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो जो हमारे मित्रों के जो कमेंट्स आए हैं, उनको आप देख जी सर। लीजिएगा, जी और आप अपना उनका उत्तर दे दीजिए। आप उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, तो आप जी। उनको हाँ, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा जी रहेगा। सर। और जी मैं सर। अपने मित्रों का भी बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब देखिए, आजकल के समय में
लगभग 1 घंटा 10 मिनट इस कार्यक्रम के साथ बिताना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं उनका बहुत बहुत जी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरे प्रति और बिल्कुल। आपके प्रति इतना प्रेम और इतना स्नेह और आदर है कि आप जी जी जुड़े रहे लगातार। मैं सबका जी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और विशेषकर श्री अरविंद कुमार संभव जी का, जो आज हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़े थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रैना साहब की विशेष अनुग्रह मेरे ऊपर, और ये अनुग्रह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका रैना साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार 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 अरविंद जी। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़े थे श्री अरविंद कुमार संभव, प्रतिष्ठित साहित्यकार और संस्कृति कर्मी। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर मुझे संपन्न करने की अनुमति दीजिए।